जी नमस्कार। पहले मैं आप सबको कल की जीत की क्रिकेट की बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश कल की जीत से बहुत खुश है और हमें उम्मीद है कि फाइनल मैच भी हम लोग जीतेंगे। आज दिल्ली में शिंगलू कमेटी के रिपोर्ट के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शिंगलू कमेटी बनाई थी और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही प्रसार भारती के पूर्व सीईओ बीएस लाली और पूर्व दूरदर्शन के महानिदेशक श्रीमती अरुणा राय के खिलाफ अरुणा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन शिंगलू कमेटी की जब दूसरी रिपोर्ट आई तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की बनाई हुई कमेटी को रिजेक्ट किया। ये बहुत शर्मनाक है। उन्होंने 28 मार्च 2011 को कैबिनेट की बैठक करके इस रिपोर्ट को खारिज किया। जिन लोगों के नाम खुद भ्रष्टाचार में हों उनको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है कि वो उस कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करें। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को पार्लियामेंट में उठाया था। खुद माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस विषय को उठाया। लेकिन दिल्ली सरकार जिसकी गलत नीति की वजह से करीब 900 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, जानबूझ के ऐसी पॉलिसी उन्होंने बनाई जिससे बड़ी कंपनीज को वो कॉन्ट्रैक्ट न मिले और उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। इसको लेकर दिल्ली में बहुत गुस्सा है और उस गुस्से का प्रकटीकरण आज जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन के तहत हुआ है, जिसमें मैं भी उसमें शामिल था और विजेंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, श्रीमती आरती मेहरा, वानी त्रिपाठी, ये सब लोग उसमें शामिल थे और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग उसमें आए थे। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत शिंगलू कमेटी के आधार पर भारत सरकार कार्रवाई करे और दिल्ली की सरकार जो जानबूझकर विधानसभा का सत्र उन्होंने छोटा कर दिया। अभी एक नई परंपरा चली है, ये कांग्रेस की ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। संसद में हल्ला हो तो संसद का सत्र छोटा करो, राजस्थान विधानसभा में भ्रष्टाचार पर हल्ला हो तो राजस्थान विधानसभा का सत्र छोटा करो, दिल्ली में भ्रष्टाचार पर हल्ला हो तो उसको फेस करने की जगह जानबूझकर उस सत्र को छोटा करो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रधानमंत्री जी को राजस्थान में जो लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह सत्र को एक बैग ख़त्म कर दिया गया, जिसको लेकर हमारे लोग राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे। हम कल के मैच से बहुत आनंदित हैं और भारतीय जनता पार्टी पड़ोसी देश से अच्छे रिश्ते हरदम चाहती रही। हम क्रिकेट और डिप्लोमेसी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, खेल का सवाल है, उसमें पहले भी ये क्रिकेट डिप्लोमेसी भारत में होती रही है और उसके बाद क्रिकेट के मैच से कूटनीति को हम नहीं जोड़ते क्योंकि उसका अनुभव कभी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर आप देखें कि 2005 में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई थी, लेकिन 2008 में
मुंबई पर हमने हमला झेला है। उसी तरह क्रिकेट के नाम पर बातचीत अगर हो रही है तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत सरकार के पास क्या ये जानकारी है। आपने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कंपोजिट डायलॉग तब शुरू करेंगे जब पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के खिलाफ जो प्रायोजित आतंकवाद है वो बंद करेगा। क्या सरकार को कोई आश्वासन पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिला है? क्या भारत सरकार ने कोई आकलन किया है कि पाकिस्तान की सरजमी भारत के खिलाफ उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? और इसको लेकर हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम क्रिकेट और कूटनीति के बीच में को जोड़कर देखना ठीक नहीं, क्योंकि क्रिकेट के मैच देखना, उसके लिए क्रिकेट का अच्छा संबंध होना, खेल दोनों देश के लोगों के बीच में अच्छा संबंध होना, इसके पक्ष में हम शुरू से रहे। लेकिन आज भी जो मुंबई के हमलावर हैं वो पाकिस्तान की सरजमी पे खुलेआम घूम रहे हैं। कोई गुडविल पाकिस्तान ने दिखाया नहीं है। कोई जब गिलानी साहब यहाँ आए तो साथ में उन हमलावरों को हमें सौंप देने का भी कोई वचन उन्होंने नहीं दिया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के खिलाफ जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उसको ख़त्म करे। पाकिस्तान भारत अपनी धरती से भारत विरोधी अभियान को बंद करे, तभी कंपोजिट डायलॉग दोनों मुल्क के बीच में शुरू होना चाहिए। ऐसे जनसंख्या की भी आज रिपोर्ट आई है जो काफ़ी चौंकाने वाली। आज पानी के लिए झगड़ा है देश में, आबादी बढ़ रही है और आबादी को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा। दुख ये है कि जो रेशियो है महिला और पुरुष के बीच का, वो भी गैप बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता करने का विषय है और आई ओपनर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि समग्र वार्ता तब हो जब पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद का प्रायोजन समाप्त हो जाए, तो क्या लगता है कि समग्र वार्ता का समय नहीं आया? समग्र वार्ता शुरू करने का समय नहीं आया है पाकिस्तान के साथ? जब ये बयान प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसके बाद पाकिस्तान से जो कुछ भी हम लोगों ने मांगा था उसमें एक बात हमारी मानी नहीं गई। पाकिस्तान जो हरकत अपनी धरती से हमारे खिलाफ करता है उसमें एक भी ऐसी सूचना हमारे पास नहीं। आखिर मनमोहन सिंह जी की सरकार बताए कि किस दबाव में वो वार्ता को राजी हो रहे हैं। ये सरकार का अपना आकलन है या उनके उस पर कोई दबाव है? पॉपुलेशन का जो प्रोविजनल सेंसस आया है उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है और बिगड़ा है, तो क्या जो इतने साल से कैंपेन चल रहा है, जो दावे चल रहे हैं, क्या वो कारगर नहीं साबित? नहीं, ये इसलिए हमने अपने तरफ से ही इस पर चिंता जताई है कि जब सेंसस की रिपोर्ट आ रही थी और उसको सुना हम लोगों ने तो वो काफ़ी चौंकाने वाला है। उस पर सरकार को, पूरे देश को चिंता करनी चाहिए। और आबादी अगर ऐसी बढ़ती रही तो आज पानी के लिए झगड़ा है, कल जिस तरह से ज़मीन कम हो रही है, जिस तरह से बड़ी जो अभी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत सारी ज़मीन जो पंजाब के और हरियाणा में बंजर हो रही है, कई ज़मीन जो उपजाऊ है, तो कल हो के हम बात करते हैं लेकिन इस देश में भोजन के लिए भी बड़ा संघर्ष होने वाला है अगर हमने अभी कोई कदम नहीं उठाया। सर, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कुछ दिनों पहले मीरा कुमार को एक पत्र लिखा था कि देश के कुछ सांसद प्राइवेट कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। क्या कहना है? देश के कुछ
सांसद प्राइवेट कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जो लोग भी लॉबिंग कर रहे हैं उनके नाम जयराम रमेश को बताना चाहिए। जयराम रमेश इस देश में कुछ भी बोलने, कुछ भी लिखने और कुछ भी करने के आदी हो गए हैं। उनको जो लोग लॉबिंग कर रहे हैं उनका नाम भी स्पीकर के पास भेजना चाहिए और उनको ध्यान रखना चाहिए वो भारत सरकार के मंत्री हैं, न कि कोई पर्यावरणविद हैं। वो शाहजहां जी, क्या आप कहेंगे कि जो भी सरकार ने पॉलिसी इंटरवेंशन किया है लड़कियों की आबादी कम होने के लिए, चाहे वो भी एक ही इनिशिएटिव है PNDTR, उसके अलावा बाकी सारे इनिशिएटिव फेल हो चुके हैं। आज हम सेक्रेटरी कह भी रहे थे कि हमारा कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि टोटल फेलियर है? क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत प्रयास हुए हैं। हमारी सरकार के वक्त में भी वो प्रयास शुरू हुए थे और ये एक दिन में कंट्रोल होने वाला नहीं। इसके लिए देश में एक जैसी नीति होनी चाहिए और मैं मानता हूँ कि जो भी प्रयास अभी तक हुए हैं अगर वो सफल होते तो ये रिजल्ट नहीं ऐसा आता। साक्षरता जो बढ़ी है उसमें मैं मानता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान का बहुत बड़ा रोल है, जो NDA के वक्त में शुरू हुआ और UPA ने उसको जारी रखा। और उसका मैं समझता हूँ कि जब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसका लाभ होता है और जो साक्षरता देश में बढ़ी है ये एक अच्छा संदेश। मगर सर ये जो मेल चाइल्ड की लालसा है ये तो साक्षर लोगों में ज्यादा है, अनपढ़ों में कम है। डेटा तो देख लो आप। जी, डाटा लेके बैठे हैं और पूरी प्रेस भी सुनी थी हमने। शाहनवाज जी, अभी आपने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के कारण से शिक्षा का स्तर बढ़ा है और उसके लिए क्रेडिट आप लोग NDA का दे रहे हैं। ये सेंसस 10 साल के बाद होता है, 2001 से 2011। तो जो नाकामियां हैं वो NDA भी उसमें भागीदार है। देखिए, हमने शिक्षा के एक पार्ट का जिक्र किया है, लेकिन बोलते वक्त में मैंने पहले ही आपका सवाल, आपने जवाब मेरा ध्यान से पहले सुना होता तो मैंने कहा कि ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश को इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। हमने किसी को ब्लेम नहीं किया। शर्मा जी, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है और उसको आडवाणी ने पूरे देश में उठाया था, पूरे सब राज्य लागू करना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा था अगर NDA सरकार आएगी तो इसको पूरे देश में हम लागू कर देंगे। तो ये सेंसस से तो लगता है कि लाडली लक्ष्मी भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं। जो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है उस योजना को सारी सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। जी, वो तो अभी शुरू हुई है ना, उसका रिजल्ट आपको अगले सेंसस तक आएगा, लेकिन शुरू अभी से हर सरकार को शिवराज सिंह चौहान जी की जो ये लाडली लक्ष्मी योजना है इसके बारे में आडवाणी जी ने भी कहा था कि हम अपनी सरकार में भी उसको कर रहे हैं और जो अच्छी योजना हो उसको राजनीति से ऊपर उठकर हर सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए। गांधी पे एक पुस्तक आई हुई है जिसमें गुजरात सरकार ने कुछ आपत्तिजनक कदम उठाते हुए उस पर बैन लगा दिया है। महात्मा गांधी पर एक पुस्तक आई है जिसमें बैन लगा दिया गया है गुजरात में। क्या आप मांग करेंगे कि गांधी के निजी जीवन के बारे में उसमें कुछ लिखा गया, उस पर हम लोग खुलासा नहीं करें? महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जी का हम लोग बहुत आदर करते हैं और इस देश में गांधी के धरती पर गांधी जी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी हो जाए जिससे लोगों में गुस्सा हो, भड़के, उसका ध्यान रखा गया है। ऐसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और किसी भी तरह से उनके सम्मान पर ठेस न पहुंचे इसका प्रयास हम सब करते हैं। गुजरात सरकार ने उस किताब को बैन किया, क्या पूरे देश में आप चाहेंगे कि सरकार को प्रतिबंधित किया जाए? गुजरात सरकार ने ऑलरेडी से प्रतिबंधित कर दिया उसको, राइटर किताब है, क्या पूरे देश में डिमांड करेंगे इस किताब को रोक दिया जाए? नहीं, देखिए, महात्मा गांधी का अपमान भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम महात्मा गांधी के अपमान की किसी भी कोशिश को नाकाम करेंगे। नहीं, हमने देखिए पॉपुलेशन पर हमने कोई किसी को ब्लेम नहीं किया। आबादी बढ़ रही है इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है ये हमने नहीं कहा है।
हमने ये कहा है कि ये चिंता का विषय है और इस पर देश को चिंता करना चाहिए, सरकारों को चिंता करनी चाहिए। के दौरान कदम उठाए गए थे, हमने कहा इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि देश में जो आज सेंसस की रिपोर्ट आई है ये सब लोगों को पढ़ना चाहिए और इस पर क्या कदम उठाया जा सकता है उसके उपाय करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दबाव डाल करके उनसे बयान ले रही है और अभी तक जो खुलासे उनके हवाले से किए गए तो गलत थे, जांच एजेंसियों ने जबरदस्ती उनसे ये सब बयान दिलवाए। देखिए, सरकार भ्रष्टाचार से ध्यान बांटने के लिए तरह तरह के उपाय करती है और थोड़ी देर ध्यान बंटता है। कल जब क्रिकेट मैच हो रहा था तो ध्यान भ्रष्टाचार पर, भ्रष्ट नेताओं को भी देखकर किसी का ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ नहीं गया। उस वक्त किसी को 2G नहीं याद आ रहा था, ना हमें याद आ रहा था, हमें हर ओवर हर बॉल पर ध्यान था। लेकिन ध्यान जैसे वो मैच खत्म हुआ फिर से वो हमारे ध्यान में है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। इसलिए सरकार तरह तरह से प्रयास करती है कि भ्रष्टाचार से ध्यान बट जाए, लेकिन भ्रष्टाचार से ध्यान हम बटने नहीं देंगे। और पहले भी ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह काम न करें। जो भी रिपोर्ट आती है किसी से पूछताछ की, वो कौन लीक करता है और वो रिपोर्ट कैसे बाहर आती है, और ऐसी रिपोर्ट जो सरकार को और उनकी पार्टी को मदद करने वाली है वही रिपोर्ट बाहर क्यों आती है? कौन से ऐसे लोग हैं? हम लोगों ने पार्लियामेंट में कहा था सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और कई बार इन विषय को उठाया कि जितनी एजेंसियां हैं उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए, तो उस अधिकार का वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दिन वो विषय उठता है, हमारा खुद मोबाइल है, मुझे कई बार लगता है कि हम सब भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनका मोबाइल सरकार टेप तो नहीं कर रही, क्योंकि कई बार हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठकर कहा था कि आप ये पता करना चाहिए कि जो इमरजेंसी जैसे हालात देश में नहीं होने चाहिए कि कितने लोगों का फ़ोन टेप हो रहा है, कितने सांसदों का फ़ोन टेप हो रहा है। एजेंसियां सरकार के लिए काम कर रही हैं या किसी पार्टी के लिए काम कर रही हैं? कौन सी खबर किसी, जो भी जांच है हम जांच एजेंसी पर भरोसा करते हैं, लेकिन जांच एजेंसियां जानबूझकर कुछ खबरें बाहर क्यों लीक करती हैं? फिर उस खबर का फिर कोर्ट में क्यों खंडन होता है? और अगर पहले जिसने लीक किया क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? ये सारी बातें चर्चा का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को ध्यान से इस पर नज़र बनाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।